हेलो गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने 7 नवंबर वाले जो पेपर था हमारा उसको हमने सोल्व कर लिया था। हमारी सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जिसने आपने कोई भी यदि आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला तो वो पहले आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और हमने क्या है स्पीड सॉल्यूशन कर रखे थे, यानी कि एकदम स्पीड से चल रहे थे। तो आज भी हम इसी में स्पीड सॉल्यूशन करेंगे। आपको साथ में निकाल लेनी है रफ कॉपी फिर से और पेन, और साथ में सॉल्यूशन करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं, कितने क्वेश्चन गलत रहते हैं, ठीक है। कौन से इजी थे, कौन से हार्ड थे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो करते हैं आज का लेसन स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है हमें, क्या आया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एकदम इजी क्वेश्चन है। रेखा y = x, y = 0 और x = 4 के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कौन सा समीकरण है, y = x, यानी कि y = x। इसका मतलब क्या है, जो रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, एकदम मूल बिंदु से गुजर रही है। यानी कि जो हमारा ये ग्राफ है, जो ये इस समीकरण से है, रेखा कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। आगे समझिए, तो एक रेखा तो ये होगी। फिर हमें क्या बोल रखा है, एक रेखा क्या है, y = 0 और x = 4 पर। तो हम y = 0 तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, y = 0 और x = 4, यानी कि x = 4 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये भाग गिरा गया है, ये भाग, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो हमारे पास दो बिंदु आ गए 0 से 4, तो इस क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है 0 से 4 के बीच में। तो देखो हम ज्ञात करते हैं, तो 0 से 4 के बीच में हमारे पास रेखा का समीकरण क्या है, y = x। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, x = dx, यानी कि x dx। देखो आप है ना 12th के हिसाब से भी कर सकते हो, पट्टी बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक पट्टी बना ली हमने, ठीक है। तो हम x के सापेक्ष इसका समीकरण कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी, ठीक है। आगे आप 12th के हिसाब से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन कर लो। तो सॉल्यूशन देखो अब एकदम सिंपल हो गया। x का क्या होता है हमारे पास, x²/2, ठीक है। और प्लस लगेगा नहीं, सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और हमारे पास क्या है, इसका 0 से 4 के बीच में। अब इसकी वैल्यू रख दो, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 4² और ये 0 का 0 रहेगा। अब इसका आगे सॉल्यूशन कर दो तो कितना हो जाएगा, 16/2 और आंसर कितना आ जाएगा, 8 वर्ग इकाई आएगा। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना किस में आता है, वर्ग में आता है। ये तो आपने 10th लेवल की चीज़ है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, 8 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। बोलो आया कि नहीं आया समझे। अरे एकदम इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन था पेपर में, ठीक है। एकदम स्पीड के साथ सॉल्यूशन करो। यह देखो सेकंड क्वेश्चन भाई एकदम आसान है। इसको कुछ नहीं करना, आपको सारणी का मान यानी ज्ञात करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, कहे तो क्या है, इसको कैलकुलेशन में लग जाएंगे, तो लग गए ना, तो फिर आपकी कम से कम 10 मिनट खराब हो जाएगी इसमें कैलकुलेशन में। जिसको कुछ आइडिया आ गया ना इसके अंदर देखते ही, तो वो आराम से कर लेगा। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, इसमें संक्रिया लगाता हूँ C3 में, कॉलम 3 में, यानी कि C3 में क्या लगाता हूँ कि C3 माइनस C1 कर देता हूँ। मैं C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, C1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा हमारे पास, 3 और 5, फिर 7 8 9। मैं क्या है, C3 में से C1 माइनस कर रहा हूँ। तो देखो 65 में से 2 गया तो 63, 75 में से 72, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 81। अब देखो, अब ये एकदम इजी हो गया। कैसे हो गया, देखो अब मैं क्या करूँगा, जो C2 है, जो हमारे पास C2 है, इसमें मैं संक्रिया लगा रहा हूँ क्या, कि मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। पूरी C2 को 9 से मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास क्या आएगा, C3 सेम टू सेम यहाँ पर बन जाएगा। और हमें पता है कि 2 कॉलम यदि सेम होते हैं, यदि 2 कॉलम सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान, सारणी का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो आगे कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत भी नहीं है, यदि आप करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। देखो C2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करा दिया, C2 को, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 3 5, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करो तो 63 72 81, यहाँ पर भी 63 72
81 बन जाएगा। हमारे पास दो कॉलम क्या आ गए, सेम आ गए, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आए कि नहीं है, ये आपको चीज़ समझ में। अरे एकदम इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम स्पीड के साथ करना है आपको सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब एकदम इजी क्वेश्चन है ये, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको देखकर नहीं समझना यार, मेरे ये जो हमारा फर्स्ट जो मैंने लास्ट वीडियो करवाया था, उस जो पेपर सॉल्यूशन था उसमें भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, ऐसा क्वेश्चन करवाया वहां पर भी, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, जो ओमेगा है, ओमेगा की पावर 3n+1 दे रखा है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओमेगा की पावर जो 3n है +1 है, इनको मैं दोनों को क्या करता हूँ, अलग अलग लिख लेता हूँ। कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3n प्लस का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी कि इंटू करवा दूंगा इसे, तो हमारे पास ओमेगा की पावर 1 यानी कि ओमेगा बच जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा 3 को मैं अंदर ले सकता हूँ और n को बाहर लगा दिया, इंटू ओमेगा रहेगा, ठीक है। और हमें पता है क्या क्या मालूम है हमें, ओमेगा की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1। ओमेगा की पावर 3 का मतलब होता है 1, तो 1 की पावर n इंटू ओमेगा। आई कि नहीं ये चीज़ समझे, तो एकदम सिंपल हो गया। 1 की पावर n है तो इसका मतलब n का मान चाहे कुछ भी हो, हमारे पास n का मान कुछ भी हो, तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ 1 आएगा, इंटू ओमेगा। आंसर कितना आ गया हमारे पास, ओमेगा। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अरे आइए कि नहीं ये चीज़ में। अरे भाई साहब एकदम इजी क्वेश्चन आए थे, एकदम पेपर इजी थे पूरे 2020 में, जितने भी पेपर लगे थे सबसे इजी था ये पेपर सबसे इजी था, ठीक है। और लगभग सभी पेपर इजी थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन थे इनमें जो हार्ड लग रहे थे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रफ कॉपी में फटाफट सॉल्यूशन करो इसका, ठीक है। और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाना, ठीक है, यदि आपको सॉल्यूशन लेना तो क्या है, बराबर में आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है अवकलन का। केवल हमें क्या ज्ञात करना है, dy/dx। हमारे पास दिया क्या गया है, y = x की पावर 1/3, और हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx। अब इससे इजी क्या होगा यार, इससे इजी क्वेश्चन और क्या देगा आपको, सेकंडों में आंसर आता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। आप बोलो अब इसका क्या करूँ मैं, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। क्या करना है, इसमें से -a करके जो बचता है वो आगे लगा दो, तो इसमें से -a करोगे तो कितना बचेगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा भाई, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, एकदम इजी है, ठीक है। करना जरूर है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसा क्वेश्चन देखते आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आप में से अधिकतर 90% लोग है ना इसको देखते छोड़ देते हैं क्वेश्चन, है ना। एकदम इजी क्वेश्चन है यार, है ना, डिफरेंशियल का एकदम आसान क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के तो नंबर लेने हैं हमें, है ना। देखो क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों है इजी, देखो मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें भी बताया था एक, उसमें क्या था, सिर्फ dA/dx था, इसमें क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो क्या दिक्कत है हमें। मैंने कहा था चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे क्यूब आ जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। हमें क्या करना है, जो यहाँ पर है d² के पास में, उसको क्या है, y मान लेना है। हमारी तो आदत है मानने की, तो हम इसको भी मान लेंगे, y = tan² x, यानी क्या हो गया, y = tan−1x, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। कितनी बार करना है, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें तो केवल dy/dx था, यानी कि एक बार करना था। इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो इसका हम डिफरेंशियल कितनी बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। यदि क्यूब होता तो 3 बार कर देते, ठीक है, एकदम आसान है। तो करो इसका, तो कर देंगे dy/dx = तो tan−1x का क्या होता है हमारे पास, 1/1 प्लस x² होता है, ठीक है। अब हमें इसका एक बार और डिफरेंशियल करना है, तो क्या हो जाएगा, d²y/dx dx², ठीक है। तो देखो अब इसका करोगे तो देखो सबसे पहले क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर हम करते हैं, तो देखो 1 का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, और माइनस फिर x² का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो ये हो गया 2 बार। इसको यार आराम से कर लेना, कैलकुलेशन है इसमें आराम से, ठीक है। अब देखो अब क्या ये इसका 2 बार अवकलन हो गया, क्या हमें 2 बार ही करना था। अब कहीं बोलेंगे सर ऐसा बना तो नहीं यहाँ पर, ऐसा है, तो देखो क्या करना है हमें, जो ये y की वैल्यू है ना, फिर यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो d² क्या है हमारे पास, tan−1x अपॉन dx² = -2x/1 प्लस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, अरे भाई देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन है कोई, जब आप नंबर लोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, पहले बता रहा हूँ, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ इनका, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रफ कॉपी में सॉल्यूशन करना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यदि ये देखो वीडियो क्या, ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। अब इसको क्या बताऊं मैं इंटीग्रेशन में, इसको कोई बताने वाली चीज़ थोड़ी है ये कोई। अब आपका क्या बताऊं, जो ये इंटीग्रेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मान लो वो है ये, ठीक है। क्या करना है इसका, बस आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर एक जोड़ दो और फिर जो घात आती है उसका कर दो नीचे अपॉन सी, और ये निश्चित समाकलन है तो यह हो गया इसका आंसर, प्लस सी लगा दो तो कितना आंसर आ गया, x⁻10/10 प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर। देखते ही आंसर आ रहे हैं, देखो कितना ईजी पेपर था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये देखो आ गया ना, एक बार फिर से ये आ गया ना, फिर हमने जो अभी 5th वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। अब ये छोड़ने वाला थोड़ी है, क्या मैंने कहा था चाहे यहाँ पर स्क्वायर हो या क्यूब हो कुछ भी हो, हमें क्या करना है, जो यहाँ पर है इसको y के = मान लेना है। तो देखो कर लो फिर से, y = 10√x, ठीक है। अब देखो अब क्या है हमारे पास, सिर्फ एक बार ही है तो एक बार इसका अवकलन कर देंगे। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, उसका 2 बार था यहाँ पर अवकलन, तो हमने 2 बार कर दिया था, तो यहाँ पर एक बार करना है तो कितना आ जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब इसका 10x का क्या होता है हमारे पास, sec²x, तो क्या हो जाएगा sec²x की जगह क्या है √x, और अवकलन में हम √x का भी करेंगे तो √x का क्या होता है हमारे पास 1/2√x होता है। आई कि नहीं आपको ये चीज़ समझ में, अरे आई कि नहीं आई, बोलो आई कि नहीं आई, एकदम सिंपल है ना। अब यहाँ पर चाहे y की वैल्यू रख दो तो ये वैसा का वैसा बन जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी नहीं सी ऑप्शन राइट आंसर है, एकदम सिंपल है। तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवकलज समीकरण की। ये देखो मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें भी बताया था आपको, एकदम सिंपल है, उसमें बताया था कि डिग्री क्या होती है, कोटि क्या होती है। लास्ट वीडियो चेक कर लेना जिसने नहीं देखा है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और हमारे जो सोनू सर है उन्होंने भी बताई है अवकलज समीकरण, उन्होंने पढ़ाई इंटीग्रेशन, वहाँ से आप वीडियो देखो, एकदम सिंपल ट्रिक बताई गई है सोनू सर की, है ना। तो एकदम सिंपल बताया उन्होंने, डिग्री क्या होती है, कोटि क्या होती है। और जो लास्ट वीडियो था मैंने भी बता दिया था, क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। हाँ ऐसा क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको, हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा डिग्री और कोटि का, और देखते ही मालूम होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा, अवकलज समीकरण की डिग्री पूछा है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि जिस समीकरण का हमने कितनी बार अवकलन किया है, ठीक है, कितनी बार अवकलन किया है, जो सबसे ज्यादा बार हमने अवकलन किया है ना, उसकी हम डिग्री देखते हैं, उसकी हम डिग्री देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा अवकलन किसका है, इसका 2 बार किया, तो इसकी डिग्री देखेंगे कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, बी ए ऑप्शन, बस खलास, ठीक है। यदि हमें कोटि पूछता तो कोटि क्या होती है, जिसका हमने सबसे ज्यादा बार अवकलन किया है उसकी घात देखते हैं। तो इसमें अवकलन किसका क्या है, इसका, तो इसकी घात कितनी है 2 बार अवकलन किया है तो इसकी कोटि कितनी हो जाती है 2 हो जाती, एकदम सिंपल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने हैं। चलो सॉरी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है, कौन सा है, उस अंतराल में ज्ञात कीजिए, हमें अंतराल ज्ञात करना है और दिया क्या गया है, f(x) = x² - 4x और निरंतर वर्धमान। ये लो भाई फिर से एकदम आसान क्वेश्चन है, यदि जिसने पढ़ा है ये क्वेश्चन, वर्धमान क्या होता है कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए एकदम सिंपल ट्रिक है ये। देखो कैसे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल ज्ञात कर लेते हैं। तो f(x) = कितना हो जाता है 2x - 4 होगा हमारे पास, ठीक है। डिफरेंशियल ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वर्धमान के लिए क्या करते हैं हम, f(x) हमेशा क्या होता है, x 0 से ग्रेटर देन होता है। जो हमने डिफरेंशियल किया है, यदि हमें वर्धमान ज्ञात करना है तो f(x) हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू रख दो f(x) की, तो कितनी है हमारे पास 2x - 4 > 0। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लो तो x, तो ये उधर जाएगा 4 हो जाएगा, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x > 2 आ गया क्या समझिए। अब एक हमें रेखा बना लेनी है, एकदम सिंपल ट्रिक है, रेखा बना लिए, आंसर कितना आ रहा है हमारा 2, तो बीच में 2 लिख दिया, इधर कितना हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, इधर कितना हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, और कितना है ग्रेटर देन है। यहाँ पर क्या हम शुरू में क्या लेते हैं, प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। हमारे पास कितना दिया है, x से ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब हमें जो प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो लेनी है। पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास, 0 से इनफाइनाइट, क्या है 0 से इनफाइनाइट, 0 से नहीं 2 से इनफाइनाइट, ठीक है, 0 से नहीं 2 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या आ गया 2 से इनफाइनाइट। अब देखो
आपको पता है हमेशा इनफाइनाइट के तो क्या लगता है, ओपन कोष्टक लगता है, यानी कि ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। लेकिन तुक्के हम क्या है, ओपन लगाए या क्लोज लगाए, क्लोज ब्रैकेट लगाए या ओपन लगाए। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ चेक करना है हमें कि अक्स सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। क्या है? सिर्फ ग्रेटर देन है। यदि इक्वल होता है, यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो हम क्या लगाते, क्लोज ब्रैकेट लगाते। आगे के चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या है, इक्वल तो है नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। ये आगे अक्स का अंतराल आ गया हमारे पास 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। एकदम हो गया, इजी है ना क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इजी है भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है एग्जाम में, पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप स्पीड बनाए रखो बस, आप अपनी रफ कॉपी में आंसर देते जाओ, चेक करते जाओ कौन से सही आ रहे कौन से नहीं आ रहे। हाँ तो चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, एक शंक्वाकार 4, एक समीकरण दे रखा है शंक्वाकार का और उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। देखो एकदम सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है इसमें, क्या ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, क्या कि 144 का है जो इसमें भाग दे देते हैं इस साइड लाके, तो क्या हो जाएगा 4 का उसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 6 प्लस y² अपॉन 9 का उसमें भाग देंगे तो 1 और 6 तो 16 आ जाएगा और इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन, ये देखो हमारे पास किसका समीकरण बन गया, किसका समीकरण, किसकी इक्वेशन आ गई, इलिप्स की। किसकी आ गई, इलिप्स की। और इलिप्स क्या होता है हमारे पास, इलिप्स क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। और इसमें क्या है, ये तो क्या है a² और ये क्या है हमारे पास b² है, ठीक है। इनका फिर से स्क्वायर मत कर देना भूल से भी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन b, क्या है, a ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो अब देखो हम उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। जब उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं, यदि a ग्रेटर देन b होता है तो हमारे पास समीकरण क्या होता है, 1 - b² अपॉन a², क्या होता है b² अपॉन a², ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो b² अपॉन a², तो 1 - b² की वैल्यू कितनी है 16। ध्यान रखना 16 का फिर से क्या नहीं कर देना है, स्क्वायर नहीं कर देना, नहीं तो आपका पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो 16 अपॉन 36, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर लो भाई, कितना आएगा 36 - 16 अपॉन 36, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √10 अपॉन 36, कितना हो गया 10 अपॉन √36। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना हो गया, अब 20 बच गया और नीचे हमारे पास 36 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यार मेरे से, तो आप मत कर देना है ना थोड़ी। यहाँ पर कितना आएगा 9, ठीक है। तो √5/9, तो इसका देख लो आप क्या आएगा यार, एकदम सिंपल है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ कितना √5/3। देखो कौन सा ऑप्शन है √5/3, ए ऑप्शन राइट आंसर। अरे आया कि नहीं आई, एकदम सिंपल है कैलकुलेशन भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूँ, एकदम लगे रहो बस आप तो रफ कॉपी में, है ना, एकदम स्पीड के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र, अरे बाप रे बाप, एक बिंदु केंद्र दे रखा है हमें, एक बिंदु दे रखा है। अरे भाई सर्कल का एक जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें 2 समीकरण बताए थे आपको, यदि याद हो तो। एक पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, है ना, उसके अंदर मैंने दोनों समीकरण बताए थे वृत्त का, ठीक है ना। एक तो x² + y² + 2fx + 2gy + c = 0 होता है, ठीक है। वो तो हो गया उसका व्यापक समीकरण। और जो ये समीकरण होता है जो बिंदु और केंद्र वाला, वो क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r² होता है, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो त्रिज्या हमारे पास क्या है, केंद्र भी दे रखे है और बिंदु भी दे रखा है। केंद्र क्या होता है हमारे पास XY होता है, बिंदु क्या होता है HK होता है, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अरे बाप रे बाप, कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, ये नहीं किया ना आपने, पहले बता रहा हूँ फिर तो आप छोड़ दो। देखो समीकरण क्या होता है, x + h का होल स्क्वायर + y -
के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2 2 और एच के की वैल्यू कितनी है 4 5। आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। देखो एक्स की वैल्यू है 2 माइनस एच की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस के की वैल्यू है 5 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमें ज्ञात करना है ना। अब इसको सोल्व कर लो। अब कैलकुलेशन थोड़ी है यार, कैलकुलेशन तो आपको सोल्व करनी है। -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लो भाई, यहाँ पर तो आ गया 4 प्लस यहाँ पर आ गया 9, इस यहाँ पर इज इक्वल टू कर लेना है ना, प्लस नहीं इज इक्वल टू। फिर बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पर प्लस कर दिया है ना, कमेंट मत करने लग जाना तुरंत ही, सर आपने तो यहाँ पर प्लस कर दिया है ना, ध्यान रखना। 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर कितना आ जाएगा √13, तो √13 क्या है बी ऑप्शन है। अरे बबुआ है कि नहीं बी ऑप्शन है ना एकदम, अरे एकदम इजी है यार, आराम से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट, चलो रेडी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, तुरंत अपना सॉल्यूशन निकाल रब कॉपी में है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अरे बाप रे बाप कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। देखो आपको एक फॉर्मूला आता है जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यही फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, एकदम सिंपल पूछ लिया। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, नहीं कुछ और करना है, फॉर्मूला याद है तो एकदम ईजी है। आई कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये देखो एक और देखो कितना हार्ड क्वेश्चन आया है। अरे राम कितना हार्ड क्वेश्चन है भाई साहब। अब ये क्या बताऊं, इसमें यहाँ पर डिग्री लगा लेना, बस सब पर डिग्री लगा लेना। ये कितना हार्ड क्वेश्चन है ना क्या बताऊं इसमें अब आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। 10th लेवल का है यार, क्या बताया अब इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका आंसर दे देना, पहले बोल रहा हूँ, यहाँ आंसर नहीं देंगे हम तो सर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया गया, क्या यार ऐसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आपके पेपर में एकदम इजी, जिसने बेस्ट तैयारी की है ना उसका तो ऐसे मान लो जिसने ये पेपर दिया एकदम मन खुश हो जाएगा, एकदम मेहनत की है जिसने, ठीक है ना, मैथ में एकदम बिल्कुल। तो क्या दिया गया y cos x, हमें क्या पूछा गया, इसका सामान्य हल पूछा गया है। क्या करना है, y वाली टर्म को एक साइड कर लो, x वाली टर्म को एक साइड कर लो, एकदम सिंपल है। तो dy अपॉन y आ जाएगा और इधर है हमारे पास cos x dx, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा log y हो जाएगा इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर x कर लेना, यहाँ पर x कर लेना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। और ये क्या है अनिश्चित, तो प्लस का c लगा दो, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत बस रेडी रहो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√3x + 4। ये देखो भाई साहब कितना हार्ड क्वेश्चन है ना ये कोई हार्ड वर्ड नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 3x + 4 dx, ठीक है। हमें क्या करना है, जो रूट वाला है उसको टी पुट कर लो, ठीक है। तो क्या कर लेंगे 3x + 4 इज इक्वल टू टी, तो हमें यहाँ से dx ज्ञात कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3dx इज इक्वल टू dt। तो हम यहाँ से dx की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा 1/3, तो मैंने साइड में बाहर निकाल लिया क्योंकि अचर पद है, ठीक है। और dx की जगह हमारे पास क्या आ गया dt आ गया, और इसकी जगह कितना आ जाएगा t आ जाएगा, तो रूट के अंदर t आ गया। ये आप समाकलन बन गया। अब इसका सोल्यूशन कर दो, अब इसका क्या कर दो सॉल्यूशन कर दो भाई साहब, एकदम इजी क्वेश्चन है यार। चलो सॉल्यूशन मैं ही कर देता हूँ। देखो 1/3, अब इसका सॉल्यूशन क्या करे भाई साहब, √t हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दोगे तो कितनी आ जाएगी, कितनी है इसकी वैल्यू 3x + 4/3 और प्लस का c कर दो। ये लो इसका आंसर आ गया, यहाँ पर प्लस का c लगा लेना। ये आ गया रूट के अंदर क्या है 3x + 4/3 + c। अब ऑप्शन देख लो, ओह यहाँ पर देखो कितनी महाभारत होगी, रूट को 1/2 लिखे रखा है ना तो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। हाँ सॉरी एक चीज़ और, इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 का क्या लगेगा भाग लगेगा, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई भी होगा। मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से ध्यान से, ठीक है ना, आराम से ध्यान से करना, मिस्टेक नहीं करनी है। सर आपने तो मिस्टेक कर दी, कमेंट बॉक्स में आप देखो कमेंट लिखेंगे सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ मिस्टेक कर दी हो जाती है यार, छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या समझें, आप देखो रूट तो यार रूट को 1/2 लिख लो,
देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2/3 कितना है भाई, 2/3 ये होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ला 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 कितना इजी क्वेश्चन है ये बबुआ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 + x की होल पावर 17 है। अरे x स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, मैंने बताया हुआ है आपको, क्या बताया हुआ है, क्या सर आपने कुछ नहीं बताया? अरे बताया भाई, मैंने क्या बता रखा है कि 1 + x की पावर यदि n हो, यदि आपको किसी भी x की पावर n का गुणांक पूछा, किसी भी x की पावर r का गुणांक पूछा गया हो, यदि x की पावर r का गुणांक पूछा गया हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, NCR, बस सीधा सा फॉर्मूला। अरे एकदम आपको बताया गया NCR से ज्ञात कर लो। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, C आ गया, r की वैल्यू देखो हमें कितनी दी गई है 2 दी गई है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है ना, एकदम इजी। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बस आप रेडी रहिए भाई साहब। कितना है 17 नंबर का क्वेश्चन, क्या है, cos 75 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लगा लेना भाई। अब देखो इसके ऑप्शन हमारे पास मिले नहीं वैसे, है ना, ऑप्शन शायद प्रोवाइड नहीं हुई है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको 2-3 क्वेश्चन अलग हो भी सकते हैं, उनके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, इसके शायद ऑप्शन नहीं मिले होंगे हमारे, है ना। तो देखो इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, है ना। वैसे तो इसका क्या सॉल्यूशन बताएं, इसका आपको याद रखने का होता है, मान कितना होता है, इसका मान होता है भाई √3 - 1 अपॉन कितना होता है 2√2 होता है, ये मान रखने का होता है। sin 75 डिग्री का, cos 75 डिग्री का कितना होता है, बस कहीं पर भी आ जाए तो रखो, फुट करो। अरे टेंथ क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन क्या, 10th क्लास का लेवल है, ये 10th क्लास का लेवल है ना। तो ध्यान दो, मेरे जो वीडियो है 10th क्लास की, हमारा जो सेकंड चैनल है ना सोनू RBSE CBSE, वहाँ पर मैंने ये सब बताया है 10th वालों को, है ना। तो वहाँ पर आप जिनको नहीं आता है वो चेक भी कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ फिर भी देखो, हम क्या है जो cos 75 है, क्या मैं 75 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, 30 + 45 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। अरे इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा, क्या बन जाएगा। चलो तो इसको सॉल्यूशन कर दो। अब ये क्या बन गया, cos A + B का फॉर्मूला बन गया ना, cos A + B का फॉर्मूला बन गया। तो हम क्या करेंगे, cos A क्या है हमारे पास 30 है, ठीक है, और फिर क्या आता है sin B, तो sin B क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखो भाई फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, प्लस होता है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, cos में अल्टरनेट होता है। फिर क्या आएगा sin A आएगा, तो sin A कितना है हमारे पास 30 है, ठीक है। फिर क्या आएगा cos B आएगा, तो cos B हमारे पास क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, अब जिसको सारणी के मान पता है इनके वो कर लेगा आसान से। तो देखो 30 cos 30 का मान कितना होता है हमारे पास √3/2, sin 40 का मान कितना होता है 1/√2, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और cos 40 का मान कितना होता है 1/√2। अब देखो ये सेंस है, अब इसका कैलकुलेशन करके निकालो भाई। ये लो आ गया आपका आंसर, यहाँ पर 2 कर देना, आ गया। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 10th लेवल का है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट देखो, 1 - आयोटा हो कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या आ गई है ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको आसान सा। देखो क्या करना है इसमें, क्या करना है भाई, आप देखो इसको 2 तरीके से कर लो, या तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके एक सारी है भाई, दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई में अलग अलग वैसे सॉल्यूशन कर लो, या फिर क्या करो 1 - आयोटा का स्क्वायर और एक बाहरी स्क्वायर कर दो, ये भी 4 ही होगा, ये भी 4 ही होगा, ठीक है। दोनों को कैसे भी सॉल्यूशन करो, मैं इसे बता देता हूँ, उसे आप सॉल्यूशन कर लेना। तो इससे क्या है, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका क्या होगा 1 प्लस ठीक है आयोटा का स्क्वायर -2 1 आयोटा यानी कि आयोटा, फिर इसका होल स्क्वायर है, बाहर भी होल स्क्वायर। चलो देखो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है √-1, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 - 1 माइनस का 2 आयोटा, और रूट इसका होल स्क्वायर, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अंदर माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस का 1, और माइनस का 1 का मतलब -4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। अरे डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आया कि नहीं आई, इस बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्पीड बनाए रखो रब कॉपी में तुरंत। ये देखो भाई,
ये भी अरे ऐसा मैं क्या कहता हूँ, जो आपका एयरपोर्ट्स का जो पेपर लगा है ना वो बहुत ईजी है। उसमें आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन, जो लास्ट वीडियो था जो मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन 10th लेवल पे जितनी मैथ है ना उस पर आए थे, 7-8 क्वेश्चन, है ना। तो जिसने 10th की क्लास पढ़ी है ना, अच्छी तरीके से मैथ पढ़ी है उसमें, तो उसके भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो सही हो जाने चाहिए थे। इस पेपर में भी देख लो कितने क्वेश्चन यार ट्रिग्नोमेट्री से आ गए, ये अब आ गया प्रोबेबिलिटी से आ गया, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या किया, अब देखो अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, ये एक फॉर्मूला भी होता है 10th क्लास में, 12th में होता है, 11th में होता है, फिर पढ़ाया जाता है। अब जिसको अपवर्जी घटना का भी नहीं मालूम है, अपवर्जी घटना का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, कभी भी एक नहीं हो सकती। इसका मतलब देखो आप ऐसे समझ लो, एक वेन ग्राफ बना लेता हूँ, ये तो क्या है ए है और ये क्या है हमारा बी है, ठीक है। और ये क्या हो गया इनका ए इंटीग्रेशन बी हो गया, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास ए यूनियन बी पूरा टोटल, ठीक है। तो देखो अपवर्जी घटना क्या होती है, अपवर्जी घटना होती है कि जो ए और बी है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता अपवर्जी घटना में। आई कि नहीं आई आपको चीज समझ में, अरे आई कि नहीं आई, एकदम सिंपल है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटीग्रेशन बी हमारा क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, अरे 0 होगा बबुआ, कितना होगा रे, 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वेन ग्राफ क्या बनेगा, इस अपवर्जी घटना का क्या बनेगा हमारे पास कि ए बी अलग होगा और बी भी क्या होगा, अलग होगा। आगे क्या ये चीज समझिए, और ये क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक समीकरण होता है क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास पी ए यूनियन बी बी है, पी ए बी है, पी बी बी है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है अपवर्जी घटना में, हमेशा 0 होता है। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास केवल क्या रह गया अब, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देखो भाई ऑप्शन ए यूनियन बी हमें, हाँ सॉरी पूछा क्या है, ए यूनियन बी पूछा, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी राइट आंसर है। एग्जीक्यूशन आपको बस 10th लेवल का पता होना चाहिए था कि अपवर्जी घटना क्या होती है, फिर आप आराम से निकाल सकते थे इसका सॉल्यूशन। ये यार फॉर्मूला भी होता है, बहुत बार यूज लेते हैं इसका, है ना, बहुत यूज होता है इसका। एग्जाम्पल भी है ऐसा 12th क्लास में, याद होनी चाहिए थी ये चीज़। ये देखो लिमिट का भी इसको क्या बताया आपको, ये तो याद रखने वाली है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या बताइए इसमें, अब देखो जिसको ये भी नहीं पता तो 0 रख लो, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यार ये क्या क्वेश्चन है ये, हाँ क्या क्वेश्चन है, टाटा 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 बाय बाय कर दो इनको, है ना, ऐसे क्वेश्चनों को। चलो 21 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, अब ये सीधे फॉर्मूले हैं, अब ये सीधे फॉर्मूले ए बी। अब देखो हमें क्या है फॉर्मूला, देखो भाई साहब क्या है, 3D के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोस थीटा, जब दो ए और बी हमें सदिश दिए गए हो तो उनके बीच का कोण क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड, ठीक है। यहाँ से हमें कोण पूछा गया है ना, कोण थीटा निकालो, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी का मोड, ये पूरा। ये देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, कोस इनवर्स ए ऑप्शन आएगा क्या, हाँ ए ऑप्शन है, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया। बस सीधे फॉर्मूले यार, फटाफट बस बनाए रखो अपनी स्पीड। ये देखो 3D से क्या दिया गया, दिक अनुपात दिया गया, अरे बाप रे बाप कितना हार्ड क्वेश्चन है ना। दिक को जाए पूछिए, दिक कोसाइन पूछा है, मतलब दिशा कोसाइन एक ही बात है, दिक को जाए दिक कोसाइन। क्या करते हैं, यदि हमें दिक अनुपात दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, दिक कोजाई कैसे ज्ञात करते हैं, दिक अनुपात दिए गया उनका पूरे का एक का स्क्वायर करके उनको जोड़ के उनका रूट ले लेते हैं। मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दिक अनुपात है उसमें जितनी भी उनका सबका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उनका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 कितना हो गया, 13 और 16 29 हो गया ना।
ये हो गया 29, रूट आ गया, ठीक है। और इसका भाग दे देते हैं हम, फिर एक एक नंबर में इनका भाग दे देते हैं। जितने भी दिक अनुपात है उनमें हम भाग दे देंगे दिक अनुपात में। तो ये कितना क्या बन जाएगा हमारा, कोसाइन बन जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर कोसाइन, दिक कोसाइन बन जाएगा। तो हम भाग दे देते हैं 2/√29, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुरंत बस कॉपी में ये देखो अब क्या दिया गया है, क्या बताया आपको है। देखो 12th क्लास में जो हमारा जो मैट्रिक्स जब स्टार्ट होती है उसमें जो सबसे पहले सिखाया जाता है जोड़ बाकी, है ना। अक्स का वाई का मान ज्ञात करना मैट्रिक्स से, वही चीज़ है। अक्स का वाई का मान ज्ञात करना है। हमें 2 समीकरण दिए गए मैट्रिक्स के, हमें किसका अक्स वाई दोनों का नहीं पूछा क्या, सिर्फ अक्स का पूछा है ना, सिर्फ अक्स का ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, हमें अक्स का ज्ञात करना, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने से। और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 2x = ठीक है 2x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो मैट्रिक्स 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 0 0 0 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब क्या, हमें तो अक्स ज्ञात करना है, तो अक्स ज्ञात कर लो। 2 को डिवाइड कर दो तो 3 4 5 0, ये आ गया 2 × 2 का अक्स, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू देख लो कहाँ पर ये 3 4 5, ये रहा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल है। यदि हमें वाई पूछ लेता तो क्या दिक्कत है, इसको माइनस कर देते, दोनों समीकरणों को घटा देते, माइनस करते तो ये क्या प्लस का बन जाता, तो ये क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता है एक्स वाला, तो 2y हो जाता है। फिर इनको माइनस करके y की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के लिए दिए गए माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है, ये भाई 10th लेवल का है, माध्य बहुलक माध्यिका। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन है क्या ये। देखो क्या करते हैं, हमें जब भी हमें यानी 1 डिजिट में हमें जब भी माध्यिका पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं सबको, है ना। आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, है ना। तो देखो आरोही क्रम में लिखते हैं इनको बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमें पूछा क्या गया है, माध्यिका पूछा गया है, तो माध्यिका ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले देखो इसमें कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए गए हैं। तो इनके बीच की जो माध्यिक जो यदि विषम में होता है ये, तो इनके जो बीच की जो यदि ये मान लो कि 8 नहीं, ये 9 नहीं होता तो 7 होती, तो इसमें माध्यिका क्या हो जाती है 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो इसकी 5 क्या हो जाती है माध्यिका। लेकिन इस बार कितने दिए गए हैं 9, तो इनकी माध्यिका कहाँ पर आएगी 1 2 3 4 5, इसके बीच में आएगी 5, है ना। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 यानी कि 5 और 6 के बीच में आएगी, है ना। ये तो 5 और 6 के बीच में देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऐसे ज्ञात कर सकते हो ना। अरे भाई 5 और 6 के बीच में देख लो इनमें से कौन सा नंबर है, 5 तो 5 है ही है, 6 भी 6 है, 6.5 5 और 6 के बीच में थोड़ी है, 6 और 7 के बीच में। और 5.5 क्या है, यहाँ पर ये नहीं आएगा भाई, डॉट है ना। 5.5 के क्या है, 5 और 6 के बीच में, तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि 6 + 5 में 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5.5 आएगा। ये लो आंसर आ गया, टाटा बाय बाय, ठीक है, हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का, जो 6 नंबर को आया था एकदम। देखो क्या है, किससे दिया गया है, समांतर श्रेणी से दिया गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी क्या है इसमें, वैसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी है ना। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगी इसमें। देखो क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी में 9वां पद, 9वां पद क्या है 0, यानी कि जो T9 है वो कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है। और किसका मान ज्ञात करना है, T27/18 का, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T27 को क्या लिख सकता हूँ A+, ठीक है, n का मान कितना है हमारे पास 27 - 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 26D लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना, 26D लिख सकता हूँ, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ A + n-1 यानी कि 18 - 1 17 और इंटू D, तो कितना आ जाएगा 17D। भाई साहब जिनको ये समीकरण नहीं आता ना वो 10th क्लास की बुक पढ़ लेना पहले, है ना। जिनको ये कुछ नहीं आता है ना 10th क्लास की बुक पढ़ लेना, फिर आ जाएगा मैथमेटिक्स की, सोल्व कर लेना उसमें।
सीरीज के टॉपिक से भी, है ना। अब देखो ये तो हो गया इनका। अब T9 का भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समीकरण, है ना। T9 का क्या हो जाएगा, इक्वल टू दे रखा है हमें 0 और क्या बन जाएगा a प्लस n-1 करेंगे तो n कितना है हमारे पास 9 है, ठीक है। 9 - 1 8 इंटू डी हो जाएगा तो d आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हमें देखो या तो a की वैल्यू निकालो यहाँ से या फिर किसकी वैल्यू निकालो, d की वैल्यू निकालो सॉरी, यहाँ से देखो या तो a की वैल्यू निकालो या d की वैल्यू निकालो, है ना। तो देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से -8d आ जाएगा। a इक्वल टू क्या आ गया, -8d आ गया। अब इस a की वैल्यू में क्या है, इन दोनों में रख देता हूँ। तो इन दोनों में रखने से देखो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू -8d यहाँ पर रख दिया और प्लस का 26d रख दिया और यहाँ पर रख दिया a की वैल्यू कितनी है 8d, है ना। -8d यहाँ पर प्लस का 17d, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करोगे तो 26 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 18d और 17 में से 8 गए तो 9d, ठीक है। तो d से d कैंसिल और 9 2 जा 18, तो आंसर नंबर बी राइट आंसर। अरे 2 आ रहा है ना दूसरे ऑप्शन में, तो आंसर सही है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, आपको a की और या d की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हमें ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया गया है क्या, कि जो नौवां पद है उसका मान कितना दिया गया है 0। यहाँ से हम a की या d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। मैंने a की वैल्यू ज्ञात किया, आप d की वैल्यू ज्ञात करके भी लिख सकते हो। आसान रहेगा कि a की वैल्यू रखो आप, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू रखोगे तो आप क्या है भाग में आएगी संख्या, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हमें तो जितना इजी बना सकते हैं, जितनी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं वो लगानी है, ठीक है। यह आज का हमारा जो पेपर है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है और एक पेपर हमने पहले कर लिया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो भी देख लेना। हमारी सीरीज चल रही है, हम रेगुलर क्लास आएगी आपकी। पहले बता रहा हूँ जितने पेपर सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं उतनी कराने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है ना। और इसके अब जितने भी हमारे पेपर हो जाएंगे उसके बाद में हम मॉक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, है ना। जिसमें आपके टेस्ट सीरीज होगी वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी। और यदि आपको ये जितने भी पेपर हैं यदि इनके क्वेश्चन चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सोनू कंपटीशन क्लासेज, है ना, यहाँ पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। और जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, है ना। तो आप इस पर ज़रूर जाकर आप तैयार कर सकते हो, है ना। PDF लो, वहाँ से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को सोल्यूशन आपके हमेशा के लिए। और अन्य यदि आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा पर भी करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। कोई भी डाउट हो आप हमें यहाँ पर पूछ सकते हो। फेसबुक इंस्टा पर आपको तुरंत तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन जितनी हमारी कोशिश रहेगी उतनी जल्दी से जल्दी आपका जो भी डाउट रहेगा वो सोल्व किया जाएगा, है ना। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ये भी बताना है, ठीक है। साथ में कमेंट बॉक्स करते रहा करो और ये प्रैक्टिस किया करो साथ साथ में रफ कॉपी में, ठीक है ना। जितनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएंगे। तो ये पेपर सॉल्यूशन फिर से कर लेना डाउनलोड करके यहाँ से, है ना। जितना आप पेपर सॉल्यूशन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। बाय बाय।